तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने जो न्यू कॉन्सेप्ट है डेटा वेयर हाउस, इसको स्टार्ट किया था। डेटा वेयर हाउस को समझने की कल कोशिश की थी, उसका थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिवीजन हम अभी करेंगे। तो क्या समझ में आया जो कल के सेशन में जो प्रेजेंट थे उन सभी को? मेरा एक क्वेश्चन है कि डेटा वेयर हाउस एक शब्द में क्या है? आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। डेटा वेयर हाउस क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, ये आप एक शॉर्ट एक दो वर्ड में आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो। क्या है डेटा वेयर हाउस? इसमें कौन सी एक्टिविटी की जाती है डेटा वेयर हाउस में? यहाँ पे आज मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग एग्जैक्ट कैसी होती है और वो कौन किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है या आपको ही नहीं आ रही है? बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज। आवाज सभी को आ रही है या किसी एक कोई प्रॉब्लम है सिर्फ? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, वो आपके साइड से होगा। मेरी ओके, मेरे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साइड से होगी आवाज का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से तो नेटवर्क भी ओके है, आवाज भी ओके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम आप अपने साइड से सॉल्व कर देना, जिसने मुझे अभी मैसेज सेंड किया था, तो आपके साइड से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, ठीक है। तो चलिए, डेटा वेयर हाउस जो है, एक डेट वेयर हाउस यानी एक जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब डेटा को स्टोर कौन करते हैं, किसको जरूरत होती है डेटा को स्टोर करने की? मान लो कि अपना कॉलेज है, अपने कॉलेज में 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स है। उन 4 हजार स्टूडेंट्स का जो डेटा है, उस डेटा को अच्छी तरह से सेफ तरीके से रखने के लिए कुछ अलग से सिस्टम करने की जरूरत है क्या? नहीं। 3 से 4 हजार डेटा जो होता है, इतना क्वांटिटी जो डेटा होता है, उसके लिए अलग से कुछ सिस्टम या अलग से कुछ प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी सिस्टम में या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स का डेटा आराम से हम सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। ये अपने कॉलेज की बात है, अपने कॉलेज में आप सभी का डेटा ऑफिस में जो पीसी है उसी के अंदर ही स्टोर करके रखा जाता है। मगर थोड़ा सा यहाँ पे आप खुद ही सोचो कि एक कॉलेज के लिए तो एक कंप्यूटर सिस्टम काफी है, मगर यूनिवर्सिटी के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम काफी होगा क्या डेटा को सेव रखने के लिए, या डेटा जो भी डेटा है स्टूडेंट्स का? अब यूनिवर्सिटी, अपनी जो यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेजेस है, हर कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मान लो कि 3 से 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं, एडमिशन लेते हैं और वो अपनी अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। अब एक साल में ये 5 लाख स्टूडेंट का डेटा, यानी कि अब कब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक सभी डेटा यूनिवर्सिटी के पास है। अब ये सभी डेटा जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है तभी से लेके जितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, जितने स्टूडेंट्स ने डिग्री कंप्लीट की, उन सभी स्टूडेंट्स का हर एक एक्टिविटी का जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या इतना सारा डेटा वो यूनिवर्सिटी जो है या अकेले कंप्यूटर सिस्टम या किसी लैपटॉप में सेव करके रखेगा? ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इतना सारा जो डेटा है एक कॉलेज के लिए तो पॉसिबल है, मगर यूनिवर्सिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा का जो अमाउंट है या डेटा की जो साइज है वो बहुत बड़ी है। अब जहां पर जिस इंस्टीट्यूशन को या जिस बिजनेस को ऐसे बहुत बहुत मात्रा में अगर डेटा होता है उसके पास, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक अलग से एक कंप्यूटराइज सिस्टम
जो डेटा को अच्छी तरह से सेव करके रखे, डेटा को अच्छी तरह से सेफ्टी रखे, इसके लिए एक अलग से सिस्टम को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो डेटा वेयर हाउसिंग की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कंप्यूटराइज रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को सिक्योर किया जाता है, एक अच्छी तरह से अच्छे पैटर्न में, अच्छे सिस्टमेटिकली डेटा को एक जगह पर रखा जाता है, उसी को आप डेटा वेयरहाउसिंग कहते हो। अब डेटा वेयरहाउसिंग की कॉन्सेप्ट बहुत ही वास्ट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ डेटा को एक जगह पर रखना ये नहीं इंक्लूड होता है, इसके अलावा वेयरहाउसिंग में बहुत सारी बातें हैं जो कॉन्सेप्ट को कल हमने डिस्कस करते करते मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटा वेयरहाउस के बारे में इस स्लाइड में देखी थी। क्या है, डेटा वेयरहाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो चार वर्ड जो है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डेटा वेयरहाउस की जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में ये चार पिलर है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल। इन चार पिलर के बेस पर ही डेटा वेयरहाउस किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ये चार कंटेंट जो अभी चार वर्ड जो मैंने अभी कहे थे, ये डेटा वेयरहाउस की फीचर्स भी है। तो ओके, तो डेफिनेशन करते समय या मीनिंग को समझने के लिए हमने क्या किया था, इट इज द प्लेस वेयर द स्कैटर्ड डेटा, स्कैटर्ड यानी इधर उधर बिखरा हुआ जो डेटा होता है, तो उस बिखरे हुए डेटा को एक जगह पर लाना, इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर करना, उसको सेव करना, और ये करते समय क्या करना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा को अरेंज करना, जो कलेक्टेड डेटा है उसको अरेंज करना, उसके बाद उस कलेक्टेड और अरेंज डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उन सभी डेटा को प्रोटेक्ट करना, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करना, उसको सिक्योर रखना, और सबसे लास्ट में उस डेटा की जिसको जरूरत है उसको वो प्रेजेंट करना, ये सभी एक्टिविटी इस वेयर हाउस में आती है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डेटा वेयर हाउस की जो मीनिंग है उसको समझ लिया था। तो ये जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डीडब्ल्यू की, यानी कि यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ डीडब्ल्यू यानी डेटा वेयर हाउस। ओके, डीडब्ल्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या हो रहा है देख लेना, कि क्योंकि एक यदि कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे ऐसा डेटा होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है, सभी अलग, मान लो कि कस्टमर रिलेटेड डेटा है, या मार्केटिंग रिलेटेड डेटा है, या एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा है, ये सभी क्या है, ये डेटा है। अब यहाँ पे जो मैंने नाम यहाँ पे इंक्लूड किया था, डेटा के पहले जो नाम इंक्लूड किया था, कस्टमर, मार्केटिंग, एम्प्लॉय, अब ये जो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा को यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है, किस टाइप का डेटा है उसको क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म का यूज इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में किया जाता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि बहुत सारे डेटा को उसको क्लासिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू उसको अलग कर देना, उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। जैसे कि मैंने बहुत सारे डेटा में से कस्टमर का डेटा, यहाँ पे डेटा में से कस्टमर का डेटा जब मैं कहता हूं तो कस्टमर का डेटा एक अलग से सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा हो गया, एम्प्लॉय का डेटा ये भी एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा हो गया। ओके, तो ऐसे अब यूनिवर्सिटी की डेटा के बारे में बात करेंगे। अब यूनिवर्सिटी का जो पूरा डेटा है, इसमें से आपको सब्जेक्ट कुछ पता नहीं चलेगा, मगर जब मैं कहूंगा कि स्टूडेंट रिलेटेड डेटा, ओके, तब आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, स्टूडेंट डेटा कैसा है, स्टूडेंट रिलेटेड। स्कॉलरशिप रिलेटेड डेटा, अब यहाँ पे डेटा के बारे में आपको क्या सब्जेक्ट समझ में आया, ये हो गया स्कॉलरशिप रिलेटेड डेटा। ऐसा जो डेटा वेयरहाउस की जो कॉन्सेप्ट होती है ना, उसमें जो डेटा वेयरहाउस में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेव किया जाता है ना, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइज डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि जब वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस जो फार्मर यूज करते हैं, वेयर हाउस जो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी है उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट बैंक भी प्रोवाइड करती है।
तो उस वेयर हाउस में क्या होता है, सभी माल जो होता है, जो फार्मिंग में जो प्रोड्यूस किया हुआ माल सभी एक जगह पे रखते हैं क्या? ओके, कॉटन भी एक जगह पर, बाद में शुगर केन भी एक जगह पर, बाद में वो अदर जो वीट होता है वो वीट भी एक जगह पर रखते हैं क्या? नहीं, वैसा नहीं रहता। वेयर हाउस में अलग अलग से रूम होते हैं, वीट के लिए अलग रूम होता है, कॉटन के लिए अलग रूम होता है, बाद में शुगर केन के लिए अलग रूम होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, मगर सभी जो प्रोडक्ट है वो एक ही जगह पर एक साथ नहीं रखा जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए अलग से जगह, दूसरा प्रोडक्ट है तो उसके लिए अलग से जगह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन इस डेटा वेयरहाउस में किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड का मीनिंग समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड यानी कि अब या पहले वाले इसमें क्या किया था कि डेटा को क्लासिफाई किया था सब्जेक्ट के बेस पर, मगर अब कोई भी सब्जेक्ट हो सभी डेटा को एक ही जगह पर बांध के रखने का काम इस डेटा वेयरहाउस के कॉन्सेप्ट में किया जाता है। अब सभी डेटा को एक ही इसमें कनेक्ट करने का काम किया जाता है डेटा वेयरहाउस में, क्योंकि डेटा वेयरहाउस जो सिस्टम है, ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप का जो डेटा है तो एक जगह पर उसको बांध के रखा जाता है, इंटीग्रेटेडली उसको सेंट्रलाइज किया जाता है, एकीकृत, जिसको आप मराठी में बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, एकीकृत करणे, ठीक है। तो वेगवेगळ्या प्रकारचे जो डेटा असतो सगळ्यांना तो एका ठिकाणी समन्वय साधण्याचं काम या डेटा वेअरहाऊस मध्ये केलं जातं, ठीक आहे। मग समन्वय साधण्याचं काम कसं, युनिव्हर्सिटीचा जर डेटा असेल, स्टुडंटचा डेटा, स्कॉलरशिपचा डेटा, किंवा त्यानंतर NSS चा डेटा, NCC चा डेटा, असं जो वेगवेगळा डेटा असतो त्या सर्व डेटांना एकत्र ठेवण्याचं काम म्हणजे इंटिग्रेटेड करण्याचं काम या डेटा वेयरहाउस मध्ये केलं जातं। टाइम वेरिएंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइम वेरिएंट। अब इसमें क्या होता है टाइम वेरिएंट, यानी अब देख लेना कि अगर किसी यूजर को लास्ट 5 ईयर का अगर डेटा की जरूरत है तो वो क्या करेगा, उस डेटा वेयरहाउस में जो इलेक्ट्रॉनिकली या सॉफ्टवेयर की मदद से 5 लास्ट 5 ईयर को सेलेक्ट करेगा और 5 ईयर का ही डेटा उसको अगर जरूरत है तो वो कलेक्ट कर सकता है डेटा वेयरहाउस से। अब इसके लिए डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वो आगे हम देख लेंगे कैसे हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट यानी कि जिस टाइम का डेटा है उसको उस टाइम फॉर्मेट में सेव करना, या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो उस जिस टाइम का डेटा आपको जरूरत है उस टाइम का डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। तो टाइम वेरिएंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस डीडब्ल्यू में। नेक्स्ट है नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है देख लेना। नॉन वोलाटाइल का ये जो होता है, जो डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता या लॉस नहीं होता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्टेबल रहता है। जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपका डेटा है या आपके मोबाइल में आपका जो डेटा है वो किसी भी कारण वो लॉस हो सकता है या उसको रिकवर करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मगर डेटा वेयर हाउस में ऐसा नहीं होता। अगर डेटा वेयर हाउस में आपका डेटा अगर एक बार सेव हो गया तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको सिस्टमेटिकली उसको सेव किया जाता है, जिससे कि वो डेटा स्टेबल होते रहते हैं। यानी कि नॉन वोलाटाइल ये जो फीचर है ये इसमें दिखाई देता है कि क्योंकि कितनी भी साइज का डेटा अगर आपके पास है और आपने वो डेटा वेयरहाउस में फ्री करके रखा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो जो डेटा होता है वो स्टेबल ही रहता है। ये 4 फीचर जो है, इन 4 फीचर्स को आप 4 पिलर्स भी कह सकते हो डेटा वेयरहाउस के। इन 4 पिलर्स के बेस पर ही डेटा वेयरहाउसिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लेरिफाई हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन डेमो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सभी को अगर दिखाई देती है तो आप में से कुछ लोग मुझे सिर्फ मैसेज टाइप कर देना कि ये स्क्रीन ओके है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को? ये जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है ये सभी को दिखाई दे रही है? ओके चलो, अब यहाँ पे मैं आपको डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग दोनों भी कॉन्सेप्ट का लाइव डेमो यहाँ पे दिखाऊंगा। अब ये जो है ये एक साइट है डेटा
IMF.org, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था जो है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी वेबसाइट है, उसकी डेटा रिलेटेड जो सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया है, वो वही सिस्टम मैंने यहाँ पे ओपन की है। स्लाइड पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। बीओपी, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी एक देश ने दूसरे देश के साथ जितना व्यवहार किया है, कितना व्यवहार किया है, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन किया है, इसके बारे में ये डेटा है। अब ये पूरे विश्व की एक ये संस्था है, पूरे विश्व के लिए एक ही संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसने पूरे विश्व का डेटा या पूरे कंट्रीज का डेटा, जो बीओपी रिलेटेड डेटा जो है, उसको उन सभी डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रखा है, जिसको आप डेटा वेयर हाउस कहेंगे। ये इस IMF का डेटा वेयर हाउस है, ऐसा हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, अब यहाँ पे कंट्री वाला जो नाम लिखा है, यहाँ पे एक अलग सी कंट्री, यहाँ पे मैं आप अपनी कंट्री का नाम इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। देख लेना, ये जो लिस्ट ऑफ कंट्री जो है, यहाँ पे सभी कंट्रीज का नाम आपको दिखाई देगा। इसमें से हम अपना इंडिया का जो है वो सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं इंडिया, लोडिंग हो रहा है। अब इंडिया पूरे 195 कंट्रीज में से मैंने सिर्फ इंडिया को सिलेक्ट यहाँ पे किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो डेटा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख लेना। ये इससे पहले इंडिया से पहले किसी दूसरी कंट्री का डेटा था, मगर यहाँ पे देख लेना कंट्री इंडिया आ गए। अब इंडिया रिलेटेड ये सभी डेटा, ये डिजिट जो दिखाई दे रहा है, ये सभी डेटा है, ओके। ये डेटा यहाँ पे शो हो गया है, ओके। अब इंडिया के बारे में जो बीओपी है, बीओपी रिलेटेड इंडिया की जो ट्रांजेक्शन किए थे 2015 से लेके आज तक, 2019-20 तक, 15 से लेके 19 तक जो कुछ इंडिया ने बीओपी रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए, उसका डेटा यहाँ पे शो हो गया। गुड्स, सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, ये कंटेंट्स रिलेटेड डेटा है ये, ठीक है। अब ये जो डेटा है, IMF ने हर कंट्री का डेटा अपने पास कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करने के बाद उसी डेटा का डेटा वेयर हाउस में उसने कन्वर्ट किया है। डेटा वेयर हाउस सिस्टम में सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया है। अब ये करते समय, अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, देख लेना, यहाँ पे क्वेरी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्वेरी वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्वेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे फिर से फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, बराबर। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आने के बाद मैं फिर से यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर देता हूँ, इंडिया, ओके। इंडिया के बारे में हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पे ये लोड हो रहा है, लोडिंग हो गया, इंडिया के बारे में सब डेटा यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद टाइम, अब यहाँ पे देख लेना 2015 से लेके यानी कि यहाँ पे 2025 दिया है, मगर अभी करंटली चालू है 2019, ओके। इस डेटा के हिसाब से 2019 से लास्ट कितने साल का डेटा इसने सेव करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब ये IMF इस्टेब्लिश हुआ था, तब से इसने डेटा को मेंटेन करना चालू किया था। अब यहाँ देख लेना, हम क्या करेंगे, 1960 से हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1960, अब 1960 से लेके 2019 तक ये सब डेटा इस डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल है, यानी कि ये पिछले 30-40 साल का भी डेटा इस डेटा वेयर हाउस में इन्होंने क्या किया है, स्टोर करके रखा है। अब यहाँ पे इसमें से इतना सारा डेटा तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें से मुझे सिर्फ 2 साल का डेटा चाहिए, 2018 का डेटा चाहिए, 2017 का डेटा चाहिए, ठीक है। 2017 और 18 का डेटा चाहिए, तो
जितने साल का आपको डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करो और ओके प्रेस करो, वो डेटा लोड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेना। इसी एग्जाम्पल के बेस पर दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिपेंड है। अब ये टेबल फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेबल फॉर्म है, कॉलम फॉर्म है, बार फॉर्म है, लाइन फॉर्म है। ओके, अब ये अलग अलग पैटर्न में ये यहाँ पे डेटा शो होते रहता है। अलग अलग पैटर्न क्या है, एक टेबल फॉर्म में है, ये किसी चार्ट के फॉर्म में भी हो सकता है या किसी अलग फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि यही इसी डेटा को आप अलग अलग पैटर्न में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी डेटा को आप अगर सेव करना चाहते हो, यूजर को अगर इसी डेटा की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा, किसी पीडीएफ फाइल में या एक्सेल फाइल में या वर्ड फाइल में इसी डेटा को उसको जो अब मुझे 2 साल का डेटा की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, 2 साल का डेटा सेलेक्ट करूंगा और इसको पीडीएफ या एक्सेल फॉर्म में अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखूंगा। अब ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, लोडिंग हो रही है। अब देख लेना यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आए थे, इसमें से क्या हो रहा है देख लेना। इसमें से थोड़ा सा समझ लेनी बात ये है कि पिछले 60 साल का या 50 साल का जो डेटा है उसमें से मुझे जो डेटा चाहिए उसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे पूरी सिस्टम यहाँ पे रन होना चालू हो गई। पूरी सिस्टम यानी कि यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर वाली जो सिस्टम है ये अपना काम करना उसने स्टार्ट किया था। तो अब ये बातें जो है, अब ये बातें ऐसी कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए जो डीबीएमएस सिस्टम होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम डीबीएमएस सिस्टम कह देंगे। उस डीबीएमएस सिस्टम को अप्लाई करेंगे, जब उसका हम यूज करेंगे हम यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, तब जाके ये सब मैनेज कर सकता है डेटा। ऐसे ही किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा मैनेज नहीं होता, उसके लिए अलग से सिस्टम। अब ये देख लेना यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है। अब ये डाउनलोडेड फाइल कोई भी यूजर अपने अपने हिसाब से यूज कर सकता है। ये जो फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड की थी अब वो ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये फाइल अब देख लेना, ये फाइल मेरे पास आ गई। अब इस फाइल के बेस पर मैं अपना एनालिसिस करूंगा। कुछ टूल की मदद से इस डेटा सभी डेटा के ऊपर क्या करूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट जो है, जो रिजल्ट जो है, जो डिसीजन मुझे लेना है इस डेटा के बेस पर, वो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कहाँ से मैंने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था और कहाँ पे मेरी एक्टिविटी खत्म हो गई। अब ये अगर आपने बहुत कंसंट्रेट करके अगर इन सभी एक्टिविटीज को देखा होगा तो मैं आपको इन सभी एक्टिविटीज को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा। पहला पार्ट जो है वो है डेटा वेयरहाउस का और दूसरा जो पार्ट है डेटा माइनिंग का। जो डेटा वेयरहाउस के बारे में अब आपको ये जो लाइव डेमो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि डेटा वेयरहाउस एग्जैक्ट क्या है। ओके, आगे जाएंगे उससे पहले हम नीड को कवर करेंगे। डेटा वेयरहाउस की जो नीड है, क्यों जरूरत है, डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्यों है, किसके लिए डेटा वेयरहाउस आवश्यक होता है, क्या कारण है, वो पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो है कलेक्टिंग एंड सेंट्रलाइजिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा। अगर आपके पास यानी किसी कंपनी के पास या किसी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा डेटा है, अगर उसी डेटा को उसको कलेक्ट करना है, किसी एक जगह पर अच्छी तरह से रखना है, उसी डेटा को सेंट्रलाइज करना है, तब उसको डेटा वेयरहाउस की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिंग डेटा। अगर किसी भी संस्था के पास या किसी भी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है तो उसको अगर उसकी डेटा को सिक्योर करके रखना है या बहुत सालों तक उसको उस डेटा का अच्छी तरह से उसकी देखभाल करनी है, तो आपको यानी उस कंपनी को डेटा वेयरहाउस की जो सिस्टम है वो अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेक डेटा स्टैंडर्डाइज। अब डेटा को स्टैंडर्ड प्रेजेंट करना, डेटा को स्टैंडर्ड देना। अब किस स्टैंडर्ड का डेटा है, अगर आप अब ये स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो अपनी अपनी नीड के बेस पर होता है। किस प्रकार का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का डेटा
बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, ये अपने अपनी जरूरत के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। यानी कि एक डेटा मेरे हिसाब से वो डेटा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर वही डेटा आपके लिए वो यूज नहीं रहेगा, कुछ काम का भी नहीं रहेगा ऐसे। अब इसमें क्या होता है, डेटा वेयरहाउस में डेटा को स्टैंडर्ड प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को स्टैंडर्डली उसको मेंटेन किया जाता है, डेटा के स्टैंडर्ड वाइज उसको कीप किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी डेटा वेयरहाउस की जरूरत है। कंसिस्टेंसी इन डेटा, अगर डेटा में आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, सभी प्रकार के डेटा में अगर कोऑर्डिनेशन रखना है, तो आपको आपके बिजनेस के लिए डेटा वेयरहाउसिंग की जो सिस्टम है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब डेटा वेयरहाउस की सिस्टम अप्लाई करना, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, डेटा वेयरहाउसिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है उन सॉफ्टवेयर्स का आपको आपके बिजनेस में उसका यूज करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टॉपिंग डेटा डुप्लीकेशन। अब एक ही डेटा, आप इसका एक सिंपल एग्जांपल जो है वो आपके मोबाइल में भी है। आपके मोबाइल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही आपका जो फोटो, आपने जो सेल्फी निकाली, एक ही पोज की या एक ही जगह की जो सेल्फी, एक फोटो चाहिए था, तो उसके आजू बाजू में आप 10 बार क्लिक करते हो, यानी कि एक ही पोज का फोटो आपके मोबाइल में 10 बार है, बराबर, ठीक है। उसके बाद आपने कैमरा में भी वही फोटो है, अगर आपने वही फोटो व्हाट्सएप से किसी को भेजा है, तो व्हाट्सएप गैलरी में भी वो फोटो सेव होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की जो स्पेस है वो कम होती रहती है, यानी कि वो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। अब ऐसा एक ही इमेज 4 से 5 बार अगर आपके मोबाइल में है, तो उस इमेज का डुप्लीकेशन हुआ है, बराबर है। तो इसी प्रकार से यदि किसी बिजनेस में डेटा है, तो एक ही डेटा है, मगर वो 5 से 6 बार अलग अलग जगह पर वही डेटा को सेव किया गया है, तो उसको डेटा डुप्लीकेट डेटा कहा जाता है। तो ऐसे डुप्लीकेशन, डेटा का डुप्लीकेशन न हो, इसके लिए भी डेटा वेयरहाउस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेटा टू मोर देन वन यूजर। अब डेटा वेयरहाउस से डेटा की जरूरत सिर्फ एक ही आदमी को पड़ेगी ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्रकार का डेटा किसी भी प्रकार के आदमी को उसकी जरूरत हो सकती है। ओके, तो डेटा वेयरहाउस क्या करता है कि एक ही प्रकार का डेटा अलग अलग यूजर को अगर वो चाहिए, तो वो प्रेजेंट किसी भी डायमेंशन में, किसी भी एंगल से या किसी भी एस्पेक्ट से अगर डेटा यूजर को चाहिए, तो वो प्रेजेंट करने का काम डेटा वेयरहाउस करता है। इसके लिए भी किसी भी कंपनी में या बिजनेस में डेटा वेयरहाउस सिस्टम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मेक बेटर डिसीजन, नेक्स्ट 7th पॉइंट हम देखेंगे, मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अगर आपको बिजनेस में अच्छी तरह से अपने बिजनेस को रन करना है, तो वो डिपेंड होता है एक बेटर डिसीजन से। और बेटर डिसीजंस किस पे डिपेंड करते हैं, एक अच्छे डेटा के बेस पर। ओके, डेटा बेस अच्छा कब होता है, जब आपके पास आपके बिजनेस में डेटा वेयरहाउसिंग या डेटा माइनिंग की सिस्टम को आपने अप्लाई किया है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने कंप्यूटराइज सिस्टम से या इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने अपने बिजनेस का डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने सेव करके रखा है, या इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको ऑपरेट करते हो उस डेटा को, तो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस डिसीजन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बिजनेस में आपको बेटर डिसीजन लेने हैं, तो आपके पास जो भी डेटा है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत जरूरी है, और वो हो सकता है डेटा वेयरहाउस से, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर आपके बिजनेस में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स है, उन सभी डिपार्टमेंट की इफिशिएंसी अगर बढ़ानी है, तो आपके पास जो डेटा है उस डेटा को यूज करना, उस डेटा का ऑप्टिमम यूज करना, उस डेटा को इफेक्टिवली यूज करना, जिससे कि आपके बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ सके, इसके लिए डेटा वेयरहाउस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट से आपको समझ में आया होगा कि डेटा वेयरहाउस एग्जैक्टली क्यों इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा वेयरहाउस की
नीड को हमने कवर किया। अब एडवांटेजेस के, अब ये आपके सिलेबस वाइज कंटेंट है, नीड के बाद एडवांटेजेस भी हमें देखने हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर किसी कंपनी ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने अपने बिजनेस में डेटा वेयरहाउस की या डीबीएमएस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर अप्लाई किया है, तो उससे उस बिजनेस को क्या एडवांटेज मिलते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने इस स्लाइड में कवर किया है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। वन है वन मॉडल फॉर ऑल टाइप ऑफ डेटा। डेटा वेयरहाउस से क्या होता है कि डेटा चाहे किसी भी प्रकार का हो, उस सभी प्रकार के डेटा के लिए वन मॉडल यहाँ पे क्रिएट होता है डेटाबेस में, डेटा वेयरहाउस में। क्योंकि वो डेटा कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी बिजनेस का हो, किसी भी कॉर्पोरेशन का हो, या किसी भी गवर्नमेंट का हो, या किसी भी प्रकार का डेटा हो, उस सभी के लिए डेटा के नेचर के अनुसार डेटा वेयरहाउस में या डीबीएमएस सिस्टम में क्या किया जाता है, वन मॉडल प्रेजेंट किया जाता है। यानी एक ही मॉडल के बेस पर हम अलग अलग डेटा को यहाँ पे सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीचेकिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा। रीचेकिंग एंड रिफाइनिंग, अब डेटा को रीचेक करना, वैसे तो हम डेटा की प्रोसेस जो होती है, डेटा प्रोसेस जो हमने 4 स्टेजेस देखे थे, उसमें भी हम रिफाइनिंग रीचेकिंग करते हैं डेटा की। मगर डेटाबेस बनाने के बाद भी जब हम डेटा वेयरहाउस में डेटाबेस को कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम में भी कुछ गलतियां होने की संभावना बहुत होती है। उस टाइम में रीचेकिंग करने या रिफाइनिंग करने की आवश्यकता होती है। तो ये भी डेटा वेयरहाउस का एडवांटेज है, ऐसा हम कह सकते हैं। टाइम के कारण अभी 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, टाइम के कारण हम एडवांटेजेस को आज भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम डेटा माइनिंग जो नई कंसेप्ट है उसको भी कवर कर देंगे और ये भी पार्ट कवर करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली वो पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या इस चैट बॉक्स में भी आप कुछ भी क्वेरी हो तो आप सेंड करके कर सकते हो। कल के सेशन में मैं इसको कवर करूंगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। कल के क्लास का टाइम